हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि इसमें हम कुछ ऐसे इवेंट्स देखेंगे जिसने नॉन कॉरपोरेशन के बाद गांधी जी को मजबूर कर दिया एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए। तो वो इवेंट्स क्या क्या होंगे, उन इवेंट में हम पढ़ेंगे कि कैसे इंडिया में एक स्वराज पार्टी का फॉर्म होता है, एक नई पार्टी फॉर्म होती है विद इन द कांग्रेस पार्टी, और फिर हम जानेंगे कि कैसे अलग अलग रेडिकल्स यंगर लीडर्स जो ऐसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इमर्ज हो रहे थे, और हम जानेंगे कि साइमन कमीशन क्या है और पूर्ण स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। प्रीवियस वीडियो में हम क्या पढ़ चुके हैं? प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में, सारी डिटेल हमने जान ली है, और हमने ये भी जान लिया है कि क्यों गांधी जी ने उसको कॉल ऑफ किया था, यानी कि विड्रॉ ले लिया किया था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को। तो बताइए क्यों किया था गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को विड्रॉ इसलिए कर लिया था क्योंकि उस मूवमेंट ने कहीं ना कहीं वायलेंस का रूप ले लिया था। ठीक है, तो उस दौरान गांधी जी को लगा कि जब चौरी चौरा का इंसिडेंट होता है जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, तो गांधी जी को रियलाइज होता है कि अभी ज़रूरत है सत्याग्रही को ट्रेनिंग देने की और उन्हें सत्याग्रह का मतलब समझाने की। ठीक है, इसलिए गांधी जी फरवरी 1922 में क्या करते हैं, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं, विड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है 1922 में, जब 1921 से लेकर 22 के दौरान नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो कांग्रेस के सारे लीडर्स क्या थे, उस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में बिजी थे, अलग अलग लेवल पे वो इस मूवमेंट पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन जब मूवमेंट ही नहीं रहा तो उनके पास कुछ करने के लिए बचा नहीं काम, तो क्या करेंगे वो लीडर्स? अब जो लीडर्स है वो डिमांड कर रहे थे कि उनको प्रोविंशियल काउंसिल में पार्टिसिपेट करना है, यानी कि जो प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन होने वाले थे उसमें कांग्रेस के कुछ लीडर्स पार्टिसिपेट करना चाहते थे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जब प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन होने वाले होते हैं तो बहुत सारे लीडर्स क्या करते हैं, उसको बॉयकॉट करते हैं, उन प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन को बॉयकॉट करते हैं। लेकिन एक पार्टी होती है जो इस प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, वो होती है मद्रास की जस्टिस पार्टी, नॉन ब्राह्मण्स की। ठीक है, वो पार्टी पार्टिसिपेट करती है, लेकिन अदर पार्टीज जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। लेकिन क्योंकि अब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट यानी कि एनसीएम खत्म हो चुका है, लीडर्स खाली बैठे हैं, तो उनको लगा कि अब हमारे को प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इसके पीछे उन्होंने आर्ग्यूमेंट क्या दिया, उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि अगर हम प्रोविंशियल काउंसिल में पार्टिसिपेट करते हैं और अगर हम इलेक्ट भी हो जाते हैं, हम जीत जाते हैं, तो क्या हमारे को क्या मिलेगा, हम प्रोविंशियल काउंसिल में जो है अंदर से पार्टिसिपेट कर पाएंगे और अपनी जो डिमांड है विद इन द पार्लियामेंट रह के उसको सामने रखेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताएंगे कि क्या इंडियंस के लिए सही है, क्या गलत है। यानी कि अब हम लीगली तौर पे, कानूनी तौर पे अंदर से बैठ के नियम और कानून बनाएंगे। ऐसा किसने आर्ग्यूमेंट दिया? कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने। जैसे कि उसमें कौन कौन से लीडर्स शामिल थे? CR दास यानी कि चित्तरंजन दास, देखिए ये है CR दास की इमेज। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई थी 1922 में। ठीक है, विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल इलेक्शन, यानी कि काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर एक स्वराज पार्टी को फॉर्म किया। ठीक है, क्योंकि ये काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसे भी यंगर्स लीडर्स निकल के आ रहे थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जो कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के विड्रॉ होने से खुश नहीं थे पहली बात तो, और इनकी जो एक थिंकिंग थी, इनकी जो एक आइडियोलॉजी थी वो काफ़ी रेडिकल थी और मास एजिटेशन से भरी हुई थी। यानी कि वही काफ़ी यंग थे, तो वही जवान खून जिसको बोलते हैं, गर्म खून होता है, तो ये जो है फाइट करना चाहते थे, ये अब चुप बैठने वालों में से नहीं थे। इनके लिए इंडिपेंडेंस का एक अलग ही नोशन था। इनको लगता था कि अब सिर्फ बातचीत करके कुछ भी फैसला नहीं लिया जा सकता है, हमारे को और रेडिकली सोचना पड़ेगा। तो इनका जो एक आइडियोलॉजी थी वो काफ़ी अलग थी एज कम्पेयर टू चित्तरंजन दास एंड द मोतीलाल नेहरू। दे डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन द काउंसिल इलेक्शन, बल्कि इनकी एक अलग ही रेडिकल आइडियोलॉजी थी। ठीक है, तो ये होता है। फिर हम देखते हैं कि जब लेट 1920s यानी कि 1920s के जो डिके है उसका एंड पीरियड में हम देखते हैं कि इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें काफ़ी टर्मोइल की कंडीशन थी, यानी कि उथल पुथल का दौर था। तो वो दो ऐसे कौन से फैक्टर थे जिन्होंने लेट 1920 डिके में इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन को शेप दी? तो देखो उसमें एक आपका फैक्टर आ जाएगा वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या होता है ये मैं बताती हूँ आपको।
थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा हिटलर के बारे में, जब आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा नाजिज्म आइडियोलॉजी इमर्जेंस ऑफ द हिटलर, तो उसमें आपने देखा था कि कैसे जर्मनी बहुत ख़राब कंडीशन हो जाती है आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और वहाँ पे इकोनॉमिक रिसेशन आ जाता है। इकोनॉमिक रिसेशन क्यों आ जाता है? क्योंकि वहाँ पे कुछ भी काम धंधा चल नहीं रहा है, इकोनॉमी बिल्कुल स्लम डाउन हो गई है, स्लो डाउन पड़ गई थी इकोनॉमी उनकी, तो कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, अमेरिका हेल्प नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की वॉल स्ट्रीट जो है वो क्रैश हो जाती है। क्यों क्रैश हो जाती है? क्योंकि जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे वो अमेरिका में भी अमेरिका में भी उनका इफेक्ट पड़ता है। तो ये इस कंडीशन पूरे देश को प्रभावित करती है अमेरिका के, और पूरे दुनिया को प्रभावित करती है। क्या होता है, पूरी कंट्री की, पूरे वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी होती है वो स्लो डाउन पड़ जाती है, एक रिसेशन के दौर से गुजर रही होती है। लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं होता है, हर देश की जो इकोनॉमी होती है वो बिल्कुल ठप पड़ जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, इंडिया में जो रहने वाले लोग थे, यानी कि जो हमारे फार्मर्स वगैरह थे, हमारे किसान भाई बहन थे, उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। अब आपको पता है कि इंडिया कैसा है, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के जो इनकम का सोर्स क्या होता है, एग्रीकल्चर होती है ना। तो जब इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, पूरे देश की इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी स्लो डाउन पड़ जाती है, तो क्या होता है, 1926 से 1930 के बीच में जो उनकी इकोनॉमिक एग्रीकल्चर प्राइसेस होते हैं, यानी कि जो उन्होंने जो प्रोडक्शन की होती है किसानों ने, उनकी अलग अलग फसलों के जो प्राइसेस थे वो बहुत ही नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल द एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन। जब एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड ही नहीं हो रही है, अब देखो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ही इकोनॉमी स्लो डाउन पड़ गई है, चीज़ों की डिमांड बिल्कुल कम हो गई है। अब जब चीज़ों की डिमांड बिल्कुल कम हो गई है तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? कोई खरीद नहीं रहा था। तो क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट्स जो है, यानी कि बाहर जो हम सामान बेच रहे थे वो डिक्लाइन होने लगता है, धीरे धीरे एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं। पीजेंट्स को उनके द्वारा अपनी मेहनत से उगाई हुई फसल का सही दाम नहीं मिलता है, ठीक है। तो इन सब के पीछे वो किसको जिम्मेदार ठहरा रहे थे? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन सब के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि 1919 में 1920 के दौरान अवध किसान सभा बनाई जाती है। कौन बनाते हैं? जवाहरलाल नेहरू और अलूरी सीतारामन राजू मिलके जो है एक क्या बनाते हैं, अपनी किसान यूनियन बनाते हैं, ठीक है। और उसकी 300 के करीब ब्रांचेस जो स्टैब्लिश हो जाती हैं। उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है किसानों को एकजुट करना, और उनकी जो भी विरोधी आवाज़ें हैं जो वो अगेंस्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट के बोल रहे हैं, उस मास एजिटेशन को कलेक्ट करना और मिलकर आवाज़ उठाना। तो सेम यहाँ पर यही हो रहा था। जब किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनकी फसलों के सही दाम उनको नहीं मिल रहे थे, और उनके अंदर एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की अगेंस्ट में एक गुस्से की भावना थी, तो वो मास एजिटेशन जो होता है, क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और इससे 1930 के दौरान कंट्री में एक टर्मोइल की स्थिति आ जाती है, यानी कि उथल पुथल की स्थिति आ जाती है, क्योंकि किसान भाई जो है वो नाखुश हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रेजेंट पॉलिसीज से, ठीक है। और इसी दौरान क्या होता है, इसी दौरान साइमन कमीशन भी इंडिया में आ रहा होता है। अब ये साइमन कमीशन क्या था? तो देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक न्यू टोरी गवर्नमेंट जो है एक साइमन कमीशन जो है लॉन्च करती है, बिठाती है, एक नया कमीशन बिठाती है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इंडिया में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर फ्रेम करने का काम होता है। 1921 से 22 के दौरान जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ होता है पूरी कंट्री में, पूरे देश में सब लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध कर रहे होते हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बात समझ में आ जाती है कि एट प्रेजेंट इंडियंस आर नॉट हैप्पी विद द प्रेजेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनको अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट, टोरी गवर्नमेंट जो न्यू गवर्नमेंट बनी है ब्रिटेन में, वो एक कमीशन बिठाती है, साइमन कमीशन, और उसको इंडिया में भेजती है कि जाइए, आप इंडिया में जाइए, और जो कॉन्स्टिट्यूशंस की डिमांड, जो अलग अलग जगह से न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की डिमांड्स इमर्ज हो रही हैं, उनको जाइए, सलाह दीजिए, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है बनवाइए, ठीक है। ये काम दे के भेजते हैं उस कमीशन को। अब 1928 में वो कमीशन इंडिया में आता है, और इस कमीशन को हेड कौन कर रहा होता है, यानी कि जो मेन पर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? सर जॉन साइमन होते हैं। पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि हु वाज द हेड ऑफ साइमन कमीशन। तो सर जॉन साइमन इसके हेड होते हैं, और उनके पास काम होता है इंडिया के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में एडवाइस देने का काम होता है। लेकिन जब ये कमीशन इंडिया में आता है तो क्या होता है, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि अलग अलग पार्टीज जो है ना, वो इस साइमन कमीशन को अपोज करती हैं। अब अपोज करने का रीज़न पता है क्या है? बहुत सही रीज़न है कि साइमन कमीशन का काम क्या है?
भारत में आके, इंडिया में आके उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। अब इस साइमन कमीशन के अंदर 7 मेंबर होते हैं और सातों के सातों मेंबर जो होते हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के होते हैं, यानी कि विदेशी होते हैं, ब्रिटिशर्स होते हैं, इंडियंस एक भी नहीं होता है। तो इंडियंस इसी बात का विरोध कर रहे होते हैं कि तुम इंडिया के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने आए हो और उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं है। तो एक इंटरनल पर्सपेक्टिव नहीं मिल पाएगा कि भाई हमारे देश को हमारे से बेहतर कौन समझेगा, हम ही समझेंगे, बाहर के लोग तो समझेंगे नहीं। और बाहर के लोग ही हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने आए हैं, उसमें एक भी इंडियन नहीं है, तो हमारी बातें तो रखी नहीं जाएंगी ना, हमारी प्रॉब्लम्स के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ही नहीं। तो इसलिए सारे के सारे, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि मुस्लिम लीग, स्वराज पार्टी, अलग अलग जो छोटे मोटी पार्टीज होती हैं वो सभी मिलकर इस साइमन कमीशन का विरोध करती हैं। एंड इट वॉज द ग्रीटेड बाय द ऑल पार्टीज, यानी कि अलग अलग पार्टी जो विरोध कर रही होती हैं, इसको अपोज कर रही होती है साइमन कमीशन का, वो स्लोगन देती है, वो नारा लगाती है, साइमन गो बैक। ठीक है, तो साइमन कमीशन का आपको कोई समझ में आ गया। तो ये भी एक अनदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिए एक बेस तैयार किया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब साइमन कमीशन से इंडियंस खुश नहीं होते हैं और आपको पता है इकोनॉमिक रिसेशन भी आ रखा होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, तो उससे किसान वगैरह जो है, किसान भाई बंधु भी बिल्कुल खुश नहीं है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि देश में ना उथल पुथल की स्थिति आ गई है, कोई भी हमसे खुश नहीं है, तो हमारे को शांत करने के लिए अब लॉर्ड इरविन डर चुके हैं कि भाई दोबारा से कोई ना कोई मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, हमारी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। तो लॉर्ड इरविन क्या करते हैं ना, एक तरीके से बोलते हैं कि वही जैसे होता नहीं, बच्चा जिद करता है तो उसको थोड़े पैसे देके शांत करवा देते हैं, तो वही सिमिलरली अब लॉर्ड इरविन इंडियंस के साथ करेंगे। लॉर्ड इरविन जो है वो मास एजिटेशन को कंट्रोल करने के लिए, उस जो मूवमेंट जो क्रिएट हो रहा है उसको सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, अक्टूबर 1922 में डोमिनियन स्टेट का आइडिया प्रपोज जो है वो देते हैं, मतलब ऑफर करते हैं डोमिनियन स्टेट का। वो कहते हैं चलो ठीक है, तुम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए साइमन कमीशन की बात नहीं मानते, हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देते हैं। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, तो डोमिनियन स्टेटस को भी इंडियंस जो है स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको पसंद नहीं आता है। अब पहले इसको जानना जरूरी है कि ये डोमिनियन स्टेटस बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि आप सरकार चलाएंगे, मतलब आप अपने लेवल पे गवर्नमेंट चलाएंगे, लेकिन आप किसके अंडर में रह के गवर्नमेंट चलाएंगे, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में रह के ही अपनी सरकार चला पाएंगे। यानी कि इंडियंस के पास ये पूरा अधिकार होगा कि वो अपने लिए कानून बनाए, अपने लिए सेना रखे, अपने अकॉर्डिंग काम करे, अपने अकॉर्डिंग नियम कानून बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसके अधीन होंगे, किसके अंडर में रह के काम करेंगे, वो होगा ब्रिटिश क्राउन के अंडर में रह के, यानी कि विक्टोरिया के क्राउन के अंडर में रह के काम करेंगे। तो इससे इंडियंस जो होते हैं वो खुश नहीं होते हैं। हालांकि कुछ कांग्रेस लीडर्स बोलते हैं अरे चलो ठीक है, डोमिनियन स्टेटस तो हमें मिल रहा है, कहीं ना कहीं हमें स्वराज मिल रहा है, थोड़े से लेवल पे सही है, लेकिन हमें अपनी गवर्नमेंट चलाने का मौका मिल रहा है। लेकिन इंडियंस जो होते हैं, कुछ रेडिकल इंडियन जैसे कि आपके जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो है वो इससे बिल्कुल खुश नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए ये, ठीक है, हमें डोमिनेंट स्टेटस जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और लॉर्ड इरविन एक और लालच देते हैं, वो कहते हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल में आप पार्टिसिपेट करिए और यहाँ पर आके, यानी कि ब्रिटेन में जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा वहाँ पर आइए और इंडिया की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अपने लेवल पे जो भी बातें आप चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, अपने इश्यूज़ को रखना चाहते हैं, वो आकर यहाँ पर जो है डिस्कस करिए। लेकिन कांग्रेस के कुछ जो लीडर्स होते हैं वो इस पर भी एग्री नहीं करते हैं। क्यों एग्री नहीं करते हैं, उसके पीछे रीज़न है। जवाहरलाल नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो पता है क्या आर्ग्यूमेंट रखते हैं, वो कहते हैं कि आज तो इन्होंने हमारे को डोमिनेंट स्टेटस का जो है एक हमारे को एक क्या कहते हैं एक लालच दे दिया है। कल को जब इनको लगेगा कि हम इनकी पकड़ हम पे ढीली हो रही है तो ये फिर से हमारे को दबाना शुरू कर देंगे। देखो ऑटोनोमस स्टेट का ये तरीके से कह सकते हो, डोमिनियन स्टेट और ऑटोनोमस स्टेट एक ही बात होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे कॉलेज ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं, यानी कि वो अपने लेवल पे सही तरीके से काम कर रहे होते हैं, अपनी खुद की पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक एफिलिएटेड होते हैं किसी यूनिवर्सिटी से, और यूनिवर्सिटी अगर कोई प्रेशर बनाएगी तो उनको वो बात माननी पड़ती है। तो सेम कंडीशन इंडिया के साथ भी हो गई कि अगर हमारे को डोमिनियन स्टेटस का एक ठप्पा हमको मिल भी जाता है, एक अधिकार डोमिनियन स्टेटस का मिल जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक दबाव होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वही बात है कि इनकी एक अलग ही रेडिकल सोच है। अब इन्होंने कहा है कि हमारे को ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं चाहिए, हमारे को अब ये डोमिनियन स्टेटस नहीं, बल्कि अब हमारे को पूर्ण स्वराज चाहिए। तो यहाँ पर आपका पूर्ण स्वराज का एक कॉन्सेप्ट हमारे को देखने को मिलता है कि बेसिकली ये पूर्ण स्वराज का मतलब क्या था, क्या होता है। दिसंबर 1929 में
जब कांग्रेस का एक सेशन होता है, आपको पता है हर साल कांग्रेस का सेशन होता है और अलग अलग जगहों में सेशन होता है और हर साल एक नया प्रेसिडेंट बनता है कांग्रेस के सेशन के लिए। तो 1929 का दिसंबर में कांग्रेस का जो सेशन होता है लाहौर में, उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? उसके प्रेसिडेंट होते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू जो है वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पेश करते हैं। रेजोल्यूशन मतलब अपनी एक डिमांड, एक अपना प्रपोजल पेश करते हैं पूर्ण स्वराज का। वो कहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे को थोड़े छोटे मोटे हमारे को जो भी लालच दिए हैं, हमें उस लालच में नहीं आना है। बहुत सारे कांग्रेस लीडर जो डोमिनियन स्टेटस पे एग्री कर जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस उस पर एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि अब उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड है पूर्ण स्वराज, यानी कि अब हमारे को छोटी मोटी नहीं बल्कि पूरी आज़ादी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो 26 जनवरी को जो है क्या बोलते हैं, कहते हैं ये हमारा इंडिपेंडेंस डे रहेगा, यानी कि पूर्ण स्वराज दिवस इसको हम बनाएंगे। ठीक है, उनको लगता है कि 1930 26 जनवरी को हमारे को आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे को आज़ादी नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो हमारा जो 26 जनवरी का जो रेलिवेंस था वो उतना सिग्निफिकेंस जो था वो नहीं रह पाता है, हमारे को आज़ादी नहीं मिल पाती है। लेकिन आपने नोटिस करा होगा 26 जनवरी को हम अपना क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे बनाते हैं। उसके पीछे रीज़न रही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी हमने 2 मंथ वेट किया। क्यों वेट किया? हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को इसलिए इम्प्लीमेंट किया ताकि जवाहरलाल नेहरू ने जो पूर्ण स्वराज डे बनाने की बात बोली थी, स्वराज दिवस मनाने की बात बोली थी, उस डे की सिग्निफिकेंस, उस डे की रेलिवेंस बनी रहे, इसलिए हमने 2 महीने वेट किया और 26 की रेलिवेंस को बनाए रखने के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन उसी दिन हमने इम्प्लीमेंट किया। इसलिए 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे, लेकिन 26 जनवरी की वो एक सिग्निफिकेंस बनाए रखने के लिए, उस दिन को यादगार बनाए रखने के लिए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को लॉन्च किया। इसलिए हम 26 नवंबर को अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं और 26 जनवरी को अपना क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे हम बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। पूर्ण स्वराज और साइमन कमीशन एंड द स्वराज पार्टी, all these 3 events lead to the civil disobedience movement. These are the main factor that took us towards the civil disobedience movement. क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें जो नहीं मानी जाती हैं, जवाहरलाल नेहरू की पूर्ण स्वराज की बात भी ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मानती है, तब गांधी जी को लगता है कि ये छोटे मोटे लेवल पे प्रयास जो होने थे वो हो गए, अब हमारे को चाहिए कि शांति का जो टाइम पीरियड था वो चला गया। 1922 से जब सिविल एनसीएम को मतलब विड्रॉ किया गया था, 1929 तक क्या होता है, पूरे इंडियन पॉलिटिक्स में एक तो टर्मोइल की स्थिति होती ही है, लेकिन पॉलिटिकली देखा जाए तो एक शांति का टाइम पीरियड होता है, कोई भी मूवमेंट नहीं लॉन्च हो रहे होते हैं। तो गांधी जी को लगता है अब बहुत शांति हो गई, बातें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी मानी नहीं, अब हमारे को फिर से एक बड़े लेवल पे मूवमेंट को स्टार्ट करने की ज़रूरत है। और फिर आपके गांधी जी आएंगे, और आपको पता है जब भी गांधी जी आते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डर जाती है। अब गांधी जी आएंगे अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको आज की जो वीडियो अच्छी लगती है, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको एक बात बता दूं, ये पूर्ण स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है आपके पेपर में 2 मार्क्स का आ जाता है कि पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट क्या था। और एक और बात, ये जो लाहौर सेशन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है लाहौर, ये आपके मैप में भरने के लिए आ जाएगा कि पूर्ण स्वराज की डिमांड किस कांग्रेस सेशन में रखी गई थी जो 1929 में हुआ था। तो लाहौर के सेशन में रखी गई थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि मैप में फिल करने के लिए आ जाता है, इसलिए मैं आपको बहुत जोर दे के ये बात बोल रही हूँ। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, मेरी जो नोट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आपसे साइमन कमीशन पे एक नोट लिखने के लिए बोले तो आप ये 3 पॉइंट में लिख देंगे ना, तो आपका 3 मार्क्स मतलब पक्के हैं पूरे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन कौन से फैक्टर थे जिसने 1920 में इंडियन पॉलिटिक्स को शेप दी। तो ये भी आपने जो है नोट कर लेने हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वराज पार्टी क्यों बनाई गई थी और किस किस ने मिलकर बनाई थी और कब बनाई थी। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इन नोट्स से। इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चंस भी साथ के साथ प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है,
और मैं आपको क्या करूँगी ना, ये जो मेरी पीपीटी है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप चाहे तो वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे बहुत आलसी होंगे जिनको नोट डाउन नहीं करना पसंद है, तो कोई बात नहीं, मैं आप समझ सकती हूँ, मैं PDF दे दूँगी आपको, आप उससे रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।